इस सिंबल को यूज करते हैं किसको इंजेक्ट कराने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में। बट बात हो रही है ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास है वो सिंगल वैल्यू को इंजेक्ट कराना है। सिंगल वैल्यू को इंजेक्ट कराने के लिए सिंगल वैल्यू इंजेक्ट कराना, पूरा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट नहीं कराना, ओनली वन वैल्यू इंजेक्ट कराना है, एक वैल्यू। तो क्लास ए के पास एक वेरिएबल है जो वैल्यू है ये, है ना, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू में इंजेक्ट कराने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल वैल्यू एट द रेट वैल्यू एट द रेट नोटेशन। कैसे इंजेक्ट कराएंगे, यहाँ पास तो किस टाइप की वैल्यू है, सभी सारे क्या होंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देन दिस 1001 ये वैल्यू, आप चाहे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो एट द रेट वैल्यू, स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या इंजेक्ट कराना है, एडम एडम। और आप चाहें तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना है तो एट द रेट ऑटोवर्ड ऑटोवर्ड क्या इंजेक्ट कराना है, यहाँ पास क्या नाम था, आई एड्रेस ना, ऑटोवर्ड आई एड्रेस। तो यहाँ जो वेरिएबल होगा ऑटोवर्ड, वेरिएबल के ऊपर सब कुछ वेरिएबल के ऊपर रहेगा, टॉप वेरिएबल नीचे उसके टॉप पर ये एनोटेशन। मैं एनोटेशन बता रहा हूँ बट कैसे लिखना है नेक्स्ट अभी इसके बाद आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो एट द रेट ऑटोवर्ड हम यूज करेंगे किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, लिस्ट और सेट ये सब इस टाइप के डेटा को भी ऑटोवर्ड करना है तो कैसे करेंगे, ये सिंगल ऑब्जेक्ट लिस्ट, लिस्ट भी है, लिस्ट है, सेट है, कुछ कोई भी डेटा है आप ऑटोवर्ड कर सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, आपको यहाँ यहाँ ऑटोवर्ड करने के लिए, यहाँ वहां लिखने से बजाय यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको ले लो। यहाँ सबसे पहले यहाँ अगर मुझे इंजेक्ट कराना है किसके अंदर, इस मेमोरी में, तो मेमोरी में इंजेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन। और यहाँ क्या इंजेक्ट कराना है, ये वैल्यू 1010। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ इक्वल टू वैल्यू क्यों नहीं पास कर दिए, ऐसा करने की जरूरत क्या है ना। क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हार्ड कोडेड वैल्यू है और हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, की एंड वैल्यू फॉर्म में। याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था की एंड वैल्यू फॉर्म। तो यहाँ पास हम पास करेंगे डेटा, डायरेक्ट डेटा नहीं है, यहाँ पास क्या पास करेंगे की, और वैल्यू पास की जाएगी किससे, प्रॉपर्टी फाइल से। प्रॉपर्टीज फाइल स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी फाइल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जब बाइंड करना होता था ये प्रॉपर्टी की एंड वैल्यू फाइल, तो उस टाइम पे हमें लोड करने के लिए एनोटेशन यूज करना होता था एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स, एट द रेट प्रॉपर्टी एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स जो होता था ये बाइंड करता था किसको, मैनुअली लोड करने के लिए इस प्रॉपर्टी फाइल को। तो यहाँ पास हम प्रॉपर्टी फाइल का लोकेशन पास करते थे लाइक क्लास पाथ कॉलन, उस कौन सा है, क्या नाम है उसका नाम, आपके प्रॉपर्टी फाइल का नेम, तो माई ऐप डॉट प्रॉपर्टी फाइल, ठीक है, प्रॉपर्टीज फाइल। तो ये इस टाइप से किस में पास करना होता था, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर जो है जिसका स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैनुअली एंटर करना पड़ता था, क्या करने के लिए, लोड कराने के लिए प्रॉपर्टी फाइल। बट स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है ये फाइल जिसका नाम है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, आपको कोई जरूरत नहीं इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ की पास करेंगे किस में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, लाइक की क्या है, यूजर आईडी है ना, यू आई डी डॉट यूजर डॉट आई डी
इक्वल टू 101, यूजर डॉट आई डी 101। ठीक है यार, काफी स्मॉल दिख रहा, समझ में आ रहा। यूजर डॉट आई डी इक्वल टू 11, तो ये जो यूजर आई डी ये की होगा, और यहाँ पास जो वैल्यू होगी ये के लिए एक एक्सप्रेशन होता है, वो डॉलर सिंबल करली ब्रेस, देन इसके अंदर की बाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन है, वो क्या है, डॉलर सिंबल एंड करली ब्रेस। आई एड्रेस ये कैसे बाइंड करेंगे, इसको बाइंड करने के लिए एक्चुअली ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ऑटो वाइड के थ्रू होता है, यहां से आप ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, यहां से क्या पास करेंगे, @ ऑटो वायर। ऑटो वायर मतलब एक ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कराने के लिए ऑटो वायर। अच्छा, अगर आपको की एंड वैल्यू, जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे मल्टीपल, इसका की बनाना है, यहां से स्ट्रिंग फॉर्म की बात करेंगे, तो स्ट्रिंग फॉर्म में की बनाना है, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे। तो यहां से की कन्वर्ट होगा किसमें, इंडेक्स फॉर्म में। तो 0 इसका एक्चुअली क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग एरे जो है ये कंटेन करेगा किस बेस में, इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाएगी, एरे की फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स ये इंडेक्स नंबर 1। तो स्ट्रिंग एरे से हम बोलेंगे कि हे स्ट्रिंग एरे मीन्स यूजर इन्फो, आप इंडेक्स 1 पर डेटा स्टोर करो, इंडेक्स 1 पे डेटा स्टोर करो बेस्ड ऑन किसमें, जो आपका की होगा। तो की यहां बाइंड करेंगे, की क्या है, यू इन्फो एंड इंडेक्स नंबर 1, यू इन्फो इंडेक्स नंबर 01, इसी तरह से यू इन्फो इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 में, इंडेक्स में मैंने असाइन किया ए, इसमें इंडेक्स में 0 में असाइन किया ए, इंडेक्स 1 में असाइन किया बी, इसमें असाइन किया सी। तो बताओ ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बाइंड किस में हो जाएगी, यहाँ होगी ना ABC 01, क्योंकि यहाँ पास हमने क्या किया, पास किया है इंडेक्स के बेस पे। इसी तरह से लिस्ट के केस में, लिस्ट क्या है इसकी, ये वेरिएबल नेम और दो इसके वेरिएबल्स नेम, इसके वेरिएबल्स नेम, ये सारी चीजें हम बाइंड करेंगे किसके बेस पे, इसके पास इंडेक्स है तो इंडेक्स बेस पे प्रॉपर्टी फाइल में बाइंड किया जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आप पास करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पास इंजेक्ट हो जाएगा। तो सभी का सिंटेक्ट अलग है, थोड़ा सा समझने के लिए हम समझेंगे। सबसे पहले @वैल्यू, फिर ऑटोवर्ड, इसके बाद ऑटोवर्ड मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट, फिर एरे, इसके बाद लिस्ट, सेट, मैप। तो प्रॉपर्टी फाइल से क्यों बाइंड करते हैं और कैसे बाइंड किया जाएगा, एक एक करके देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। चले प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकली। यस सर। ठीक है। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट का नेम, अच्छा इसको अब रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रॉपर्टी फाइल, ये है org.php,
AIT.com, org.ait.com. नेक्स्ट, और प्रोजेक्ट नेम क्या होगा? प्रॉपर्टी फाइल, हैंडलिंग प्रॉपर्टी फाइल। कुछ भी अभी नाम ले रहे हैं प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी फाइल, org.ait.com। नेक्स्ट, यहाँ से अभी कोई भी डिपेंडेंसी अगर ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। एक डिपेंडेंसी और ऐड करेंगे, बट अभी लैम्बॉक डिपेंडेंसी सोच रहा था ऐड करने के लिए, बट अभी ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इसके बाद ऐड करेंगे लैम्बॉक डिपेंडेंसी। ठीक, यहाँ पास पैकेजिंग चार। नेक्स्ट, जनरेट प्रोजेक्ट, ये आपका कंट्रोल एक्स, और आते हैं आपके किधर प्रोजेक्ट में, जावा फुल स्टैक बैकएंड P12 Spring Boot Workspace fresh where extract here, इसको रिमूव। Spring Boot launch, इसको एक काम करो, क्लोज ऑल, और इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट। क्या है प्रोजेक्ट? एग्जिस्टिंग मैन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ब्राउज, क्या है? हैंडलिंग प्रॉपर्टी फाइल। नेक्स्ट, फिनिश। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक या तो यही बना लो, या फिर अलग से क्लास बनाना, कंपोनेंट बनाना, तो अलग से भी कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से कंपोनेंट बना ले। एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट बोलो, क्या बोल रहे हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। एक क्लास com डॉट सेम पैकेज में क्लास का नेम ले लेते हैं यूजर एंटिटी, यूजर क्लास। नेक्स्ट, फिनिश। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? @ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो @component, राइट। नेक्स्ट, प्राइवेट integer user id और प्राइवेट string यूजर नेम, दो चीजें। इनका वैल्यू कैसे इंजेक्ट करेंगे? वैल्यू एनोटेशन। क्या है वैल्यू? बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें यूजर आईडी पास कर रहे हैं 100001 यूजर आईडी, और वैल्यू एनोटेशन यूजर नेम पास कर रहे हैं, यूजर नेम जॉन, राइट। प्रिंट करने के लिए, डेटा प्रिंट करने के लिए आप चाहें
तो डायरेक्ट आप वहां से डेटा एक एक करके फेच करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए टू स्ट्रिंग मेथड, है ना। टू स्ट्रिंग मेथड आप ओवरराइड कर लीजिए, या फिर खुद से आप लिख लीजिए। तो टू स्ट्रिंग मेथड में मुझे प्रिंट करना है यूजर आईडी एंड नेम। तो डबल कोट्स के अंदर हम टाइप करेंगे यूजर कॉलन, और इसमें ऐड कर दो प्लस यूजर आईडी प्लस यूजर नेम। यूजर डिटेल्स, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड यूजर नेम। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड सिंपल है, प्रिंट होगा। एग्जीक्यूट करें, रन प्रोग्राम स्प्रिंग बूट जावा। हाँ हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, प्रिंट हुआ या नहीं हुआ चेक करते हैं। कहाँ से पहले कॉल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, कैसे मिलेगा यहाँ पास हमें एप्लीकेशन कंटेनर से। है कंटेनर, आप मुझे बताओ मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, मेरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो, है ना। तो लोकल यहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस से कंटेनर से कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। हे कॉन्टेक्स्ट आप मेरा बीन रिटर्न करके दो, तो गेट बीन, और क्लास का नेम क्या है आपके, यूजर ना। तो यूजर डॉट क्लास पास करो, तो ये रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट यूजर बीन का, है ना। तो यूजर बीन मीन्स यूजर, हमें इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। और इस यूजर को अगर मैं प्रिंट करूं एस आउट यूजर, तो क्या डिटेल्स प्रिंट होगा, क्या डिटेल प्रिंट होगा, यूजर और यूजर आईडी एंड यूजर नेम। सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एट द रेट वैल्यू, एट द रेट वैल्यू जो एनोटेशन है, ये इंजेक्ट कर रहा है डेटा किसमें, आपके वेरिएबल्स मेमोरी में, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हार्ड कोडेड वैल्यू इंजेक्ट ना करे, ये प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू इंजेक्शन चाहते हैं ना। हम क्या चाहते हैं कि अब मैं यहाँ डेटा पास करूँ, प्रॉपर्टी फाइल में कॉन्फ़िगर करूँ, वो चीजें वहां विजिबल हो, है ना। और क्यों चाहते हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं, ये कोई की है, मास्टर की है, हो सकता है कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, डेटा सोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, और मैं आपके कोड में इंजेक्ट करना चाहता हूं। तो उसका सबसे पहले है कि प्रॉपर्टी फाइल में उसका की और वैल्यू मेंशन करो, और की पास करो उसके जावा फाइल में। तो ये क्या होगा, जैसे एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी ये भी उस कंटेनर में मीन्स इसी कंटेनर में लोड किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये आपका ये है एंड बैक कलर चेंज। अरे वो रितेश काफी काफी टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहा, कहाँ है यार, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ रितेश क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, क्या बात है, स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो गया क्लास। सर उससे भी सर 2 दिन से सर मेरी सर बात हुई नहीं है सर। मैं बताऊंगा हाँ पूछ के सर आपसे एक बार में। हाँ, रितेश का भी प्रॉब्लम, और सुजीत, कौन सा रीते था? उसका भी सुजीत, सुजीत सुजीत। का तो पता ही नहीं है सर। मैंने आपसे बोला था लगाने को कॉल, आप बोल रहे थे कि मैं बात करूंगा एक दिन। अरे मुझे अभी क्लास के टाइम पे याद आता है, उसके बाद याद भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, क्या है, काम इतने ज्यादा रहते हैं ना कि याद आते हैं, बहुत कम याद आता है, फिर अचानक याद आता है तो फिर
ये है हमारा ऑब्जेक्ट ये आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर में ये आईओसी कंटेनर आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट कोई सा भी ऑब्जेक्ट है या बीन है। अब यहाँ जो लोड होगी साथ में इसके साथ आईओसी कंटेनर में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल भी लोड की जाती है। कौन सी फाइल? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल भी लोड की जाएगी जब ये क्लास लोड होता है कंटेनर के साथ। तो यहाँ पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल भी लोड की जाएगी। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इसका की और इसका वैल्यू। तो इसके अंदर जो भी की होगा बाइंड किया जाएगा इससे और प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर वैल्यू। ठीक, समझ में? और इसमें ये भी इंफॉर्मेशन होगी सभी चीज के कि इस कंटेनर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे किससे इंजेक्ट करना है। तो इसको इंजेक्ट करने के लिए हम आपको बताए थे, इंजेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटो वायर। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इंजेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटो वायर। यहाँ @ ऑटो वायर सिंगल वैल्यू इंजेक्ट कराने के लिए हम यूज करेंगे इधर क्या, सिंगल वैल्यू प्रॉपर्टी फाइल। सिंगल वैल्यू डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट होगा तो उसके लिए यूज करेंगे @वैल्यू। तो यहाँ @वैल्यू @वैल्यू सिंगल वैल्यू के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कराने के लिए ऑटो वायर यूज करेंगे। और यहाँ आपकी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी फाइल है वो इन बताएगी कि क्या ऐड करना है। तो यहाँ @वैल्यू एनोटेशन बाइंड किया गया है किसके साथ, की के साथ। की क्या है, स्ट्रिंग में रहेगा, स्ट्रिंग डॉलर एंड कर्ली ब्रेस। तो जो भी की रखेंगे तो माई डॉट यूजर डॉट ID कुछ भी ले लो, यूजर डॉट ID। तो ये आपने की बाइंड किया है। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो यूजर डॉट ID की इंफॉर्मेशन ये कहाँ होगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में आप मेंशन करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में क्या आपने मेंशन किया, यूजर डॉट ID इक्वल टू यहाँ पास करेंगे 1001। तो ये इंजेक्ट कर देगा जब लोड होगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल उस टाइम पे, तो ये इंजेक्ट किया जाएगा इसके अंदर। और ये मेमोरी क्रिएट करके रखता है इंटरनली, इस मेमोरी में आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा ये 1001। तो जब आप ऑब्जेक्ट से बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रिंट करो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करो, तो इसके मेमोरी में क्या प्रेजेंट है, वैल्यू, और ये वैल्यू आपको प्रिंट करके देता है। आया समझ में प्रोसेस? हेलो, Yes, sir. डिफिकल्ट नहीं है, आराम समझो, इजी है। धीरे धीरे समझोगे स्टेप बाय स्टेप तो सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा। क्या है, डायरेक्ट अगर हम जंप करेंगे किसी चीज पे तो डिफिकल्ट लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे क्या है, @वैल्यू एनोटेशन। जो हम क्या पास कर रहे थे, यहाँ डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर रहे थे। अब हार्ड कोडेड वैल्यू ना देके हम यूज करने जा रहे हैं अभी एक प्रकार का की, बट फिर भी हार्ड कोडेड ही कहलाएगा की देने के बावजूद भी। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बट हार्ड कोड वैल्यू। अब ये की जो होगी ये डायनेमिक हो जाएगा। अब की जो होगी क्या होगा, डायनेमिक होगा। तो यहाँ पास की क्या है, यूजर डॉट ID। आप की आप जो चाहे वो बनाए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ये की सिंबल है डॉलर सिंबल एंड कर्ली ब्रेस, डॉलर सिंबल एंड ब्रेस के अंदर, कर्ली ब्रेस के अंदर यूजर डॉट ID जो चीजें मेंशन करेंगे एज इट इज क्या होना चाहिए, आपका की होनी चाहिए। इसके अंदर की इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू हमने पास कर दी 10001, ये है वैल्यू। इसी तरह से यूजर डॉट यूजर नेम इक्वल टू इसमें डाल दो एडम, यूजर डॉट यूजर नेम एडम। तो अभी दो चीजें लेके चलते हैं। ये ऊपर एप्लीकेशन डॉट फाइल नेम, इसको अभी रिमूव कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी भी। तो ये कहाँ आपने मेंशन किया है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। यहाँ क्या है, की क्या है,
कैसे बाइंड किया? डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रेस, यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट यूजर नेम एंड रिफ्रेश एंड रन। क्या है कि एडम और यूजर। तो बताओ ये इस टाइम पर डेटा कहां से आपको ला के दिया गया, फेच कहां से हुआ? प्रॉपर्टी फाइल से ना? Yes, sir. तो अब जो डेटा क्या किया जा रहा है, जैसे ही IOC कंटेनर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उस टाइम पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी इंटरनली IOC कंटेनर क्या करता है, इसको लोड कर लेता है और जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो बाइंड कर देता है। तो सिंगल वैल्यू बाइंड करने के लिए हम क्या कौन सा नोटेशन यूज करते हैं? सिंगल वैल्यू के लिए बोलो नैनिका, सिंगल वैल्यू बाइंड करने के लिए एनोटेशन कौन सा एनोटेशन? नैनिका, साक्षी आप बताओ। ये देखो कहाँ चले गए सब? साक्षी, जी सर। सिंगल वैल्यू बाइंड करने के लिए एनोटेशन कौन सा एनोटेशन यूज करते हैं? कौन सा एनोटेशन यूज करते हैं यार, बोलो। सिंगल वैल्यू इंजेक्ट करने के लिए या फिर बाइंड करने के लिए कौन सा एनोटेशन यूज कर रहे हैं? अरे @ वैल्यू एनोटेशन है। सिंगल इतना सोच क्यों रहे हो यार, इतना टाइम वेस्ट करते हो। ये क्या मैंने बताया, सिंगल वैल्यू बाइंड होगा ना इसके साथ, जी सर। लिस्ट नहीं बाइंड होगा ना। गजब हो गया, बताओ कैसे कैसे यकीन नहीं होता कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिंगल वैल्यू ही बाइंड होगा। अगर यहाँ मैं 2 वैल्यूज आईडी और नेम दोनों एक साथ दूंगा तो क्या यूआईडी में बाइंड होगा? हाँ? अरे मेमोरी ही सिंगल है, 2 वैल्यू कहां से बाइंड होगा? उसके लिए क्या करना होगा? आपको एरे क्रिएट करना होगा। हाँ ठीक है, चलो। तो मल्टीपल वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू अगर आपको बाइंड करना है तो उसके लिए आपको लिस्ट, सेट, मैप या फिर एरे क्रिएट करने होंगे। एरे जो होता है वो फिक्स्ड साइज होता है, आपको साइज फिक्स करना पड़ेगा कि कितने साइज का एरे बनाना है। लेकिन लिस्ट जो होता है ये सब क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। ये अब जितने भी ऑब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मीन्स इसकी साइज जो होती है इंक्रीज होती है। ठीक, चलो देखो इधर। प्रॉपर्टी फाइल में कोई की अगर आपको कमेंट करना है तो उसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं हैश सिंबल। हैश सिंबल से क्या होगा, ये कमेंट होता है प्रॉपर्टी फाइल में। ठीक है, प्रॉपर्टी फाइल में कमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हैश देंगे और कमेंट करेंगे तो आपको जो डेटा मिलेगा इस टाइम पर, रिफ्रेश एंड रन। क्या मिला? वाह क्या बात है, क्या डेटा मिला है। अरे डेटा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? एरर क्रिएटिंग बीन विथ नेम यूजर, इंजेक्शन ऑफ ऑटो वायर्ड डिपेंडेंसी फेल्ड। इंजेक्शन फेल्ड हो रहा, डिपेंडेंसी फेल्ड क्यों? क्योंकि जब यह इंजेक्ट करने के लिए गया था उस टाइम पर यूजर डॉट आई डी इन वैल्यू could not resolve placeholder user.id in value user.id। ये जो है वैल्यू के अंदर ये जो है ये वहां पास वो चीजें मिली ही नहीं, प्लेस होल्डर नहीं मिला, उसको वैल्यू नहीं मिली। इस वजह से वो क्या दे रहा है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन।
इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन किस केस में आता है? जो प्रॉपर्टी फाइल जो की आपने बाइंड की है वो की एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पास बाइंड नहीं हो पा रहा। क्या आगे यहाँ, तो यहाँ यहाँ ये बाइंड नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोड रन हो रहा है उस टाइम पे कंटेनर वो सर्च कर रहा है यूजर डॉट आई डी वैल्यू, बट ये वैल्यू क्या की ही नहीं मिल पा रही है। की जब नहीं मिलेगी तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। बट अगर की मिल रहा है लेकिन पास करना है इंट डेटा यहाँ पास, लेकिन इसमें पास किया गया है हेलो, हेलो पास किया गया है। अब बोलो यूजर आईडी किस टाइप का डेटा है? इंट, लेकिन आप पास क्या कर रहे हो इसके अंदर? स्ट्रिंग। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। क्या एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम आपका? वाह, गुड। क्या आया इस टाइम पर? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मिसमैच, टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब आता है? कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, बट आर्ग्यूमेंट मींस इनपुट आ रहा है इस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आया समझ में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्यों आ रहा? हाँ, पार्सिंग की वजह से पार्स नहीं हो पा रहा डेटा। पार्स नहीं हो पा रहा, इसलिए स्ट्रिंग से डेटा इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देगा। तो आपको क्या करना है? नंबर की रिक्वायरमेंट है तो आपको नंबर टाइप में ही डेटा आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर टू स्ट्रिंग ओवरराइड क्यों करा था सर? हाँ, टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड टू स्ट्रिंग मेथड, अरे वैल्यू प्रिंट कराने के मतलब लिए। यहाँ पे तो कोई भी ये तो मेथड बेसिक है लगा यार। और सकते हैं ना? अगर मैं टू स्ट्रिंग मेथड रिमूव कर देता हूँ तो बताओ क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, मतलब सर वो और सिर्फ प्रिंट कराने के लिए था ना? प्रिंट कराने के। अब हाँ, बाकी सभी लोग चुप रहना। आप बताओ हैप्पी, आउटपुट बताओ क्या आएगा यहाँ? हैप्पी आप बताओ। टू स्ट्रिंग मेथड मैंने रिमूव कर दिया, सिंपल ये डेटा है। अगर मैं यहाँ पास प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा? बोलो, यहाँ पास क्या आउटपुट आएगा? सर सेम ही तो आएगा। सेम ही आएगा। देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब इस लेवल में आओ, कोर कॉन्सेप्ट वीक हो तो। क्यों यार? साक्षी, नैनिका, नहीं सर, ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा वो, है क्या ना? प्रिंट कर देगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट क्या प्रिंट करेगा? ऑब्जेक्ट, हाँ, ठीक है। तो इसको एक बार देखो तुम, कोर जावा का देखो, मैंने वीडियो मेरा अपलोड है यूट्यूब पे, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, अगर देखना हो तो बताओ यार क्या प्रिंट करेगा? साक्षी, अरे साक्षी बोलो, क्या आउटपुट आएगा यहाँ? ये देखो सब सो रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सोते ही रहो फिर। सर ऑब्जेक्ट आएंगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो। हाँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट होगा यार। जी। क्यों क्यों प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस? हाँ, क्यों प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस? बोलो, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्यों प्रिंट कर रही है? हैप्पी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्यों प्रिंट कर रही है? सर क्योंकि टू स्ट्रिंग ओवरराइड करना पड़ेगा ना। स्ट्रिंग ओवरराइड करना, अगर हम नहीं करते हैं तो ये क्यों प्रिंट करता है? अगर मैं ओवरराइड नहीं कर रहा तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के ट्विस्टिंग मेथड को कॉल करता है यार, इसके पेरेंट क्लास। ठीक है, समझ में आया? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास जो है
सभी क्लास का पेरेंट क्लास होता है, उसके पास टू स्ट्रिंग मेथड है। वो जब आप अपने करंट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, जब ये यूजर जाता है प्रिंट करने के लिए तो सबसे पहले यूजर क्लास में सर्च करता है कि टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चेक किया, ये यहाँ जाने के बाद इसका कंट्रोल यहाँ चेक किया, बोला नहीं यहाँ पास तो कोई टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा कंट्रोल इसका चला जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट क्लास के पास। तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड का जो कोड लिखा गया है कुछ इस तरह से लिखा गया है कि आप ये प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे, उस ऑब्जेक्ट का फुली क्वालिफाइड नेम, देन ऐड करोगे एट द रेट सिंबल, देन ऐड करोगे हैश कोड और रिटर्न कर दोगे। इसको बोलते हैं रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट करता है। क्यों प्रिंट करता है, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड का कोड लिखा गया है इसी तरह से लिखा गया है, इस वजह से वो प्रिंट करता है। आया समझ में? यस हाँ, सर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। देखना है यहाँ पास प्रिंट एलन में जाओ, इसका डिक्लेरेशन ओपन करो, यहाँ से जो भी आप डेटा आएगा वहां जाओ, प्रिंट स्ट्रिंग मेथड, इसकी वैल्यू ऑफ मेथड में टू स्ट्रिंग मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, यहाँ क्या लिखा है, गेट क्लास डॉट गेट नेम एट द रेट सिंबल इंटीजर डॉट टू हेक्सा स्ट्रिंग और कन्वर्ट कर हैश कोड मेथड कॉल किया। हैश कोड मेथड कॉल करने के बाद ये उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड कन्वर्ट करता है, हैश कोड रिटर्न करता है मींस एड्रेस, और ये कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल नंबर में, और ये बाइंड करता है एट द रेट एंड उस करंट क्लास का नेम गेट करता है कि कौन सा क्लास है, उसका क्लास नेम मींस फुली क्वालिफाइड नेम बाइंड करने के बाद रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो ये है टू स्ट्रिंग मेथड। तो यही मेथड टू स्ट्रिंग मेथड हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग प्रिंट हो, इसलिए मैंने यहाँ टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लिया था। क्लियर? यस सर। हाँ, क्यों इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई, सिंपल है ना। चलो, तो यहाँ क्या बता रहा था मैं, प्रॉपर्टी क्लास, इसको रिमूव कर दें। तो इस ये स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग का क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये सब बेसिक चीजें आप नहीं पूछेंगे सर ये क्यों आप यहाँ यूज कर रहे हैं, इक्वल्स मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, हैश कोड क्यों यूज कर रहे हैं, सेटर्स गेटर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब में आपको फुल क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि एक बेसिक कोर का कॉन्सेप्ट है। अब मैं यहाँ कोर कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकता ना कोर जावा का। हैप्पी? ठीक है ना। चलो, ओके सर। हाँ आप लोग समझो, यहाँ से मैंने यहाँ पास यूजर दिया है तो यहाँ पास क्यों दिया है, कैसे प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब टू स्ट्रिंग है यहाँ पास, इसीलिए प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे हाँ और कोई डाउट होगी तो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक कोर कॉन्सेप्ट का जो डाउट होता है ना तो फिर चलो बता देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने क्या बताया था यहाँ पास, तो यहाँ यूजर क्लास, अब मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ जिसका प्रॉपर्टी का नेम है प्राइवेट डबल बैलेंस, प्राइवेट डबल बैलेंस, और यहाँ इंजेक्ट कर रहा हूँ एट द रेट वैल्यूएंटेशन, और की बाइंड करने जा रहा है डॉलर सिंबल, डॉलर क्या है यार, डॉलर कहाँ है, डॉलर एंड की यूजर डॉट बैलेंस, यूजर डॉट बैलेंस, इस बैलेंस का की मैं यहाँ पास बाइंड कर रहा हूँ, की एंड वैल्यू। की क्या है, बैलेंस 456.789, तो ये मैंने ऐड किया की इस तरह से और रन कर दिया कोड, और यहाँ पे सॉरी टू स्ट्रिंग मेथड हमने यहाँ पास लिखा नहीं है, 1 मिनट, टू स्ट्रिंग मेथड में प्लस बैलेंस। अच्छा, ये तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या करना है ना। बट बात हमारी ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास 20 फील्ड्स हैं, 20 फील्ड्स हैं, 100 फील्ड्स हैं, नॉट सिर्फ फील्ड्स नहीं, 100 की एंड वैल्यू है, और
मैं सभी का की और वैल्यू सेट नहीं कर सकता। सभी का की एंड वैल्यू मतलब सभी की प्रॉपर्टी मैं नहीं बना सकता। मुझे जब रिक्वायरमेंट है तब मैं उसकी प्रॉपर्टी एंड की बनाऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक एक वैल्यू ना इंजेक्ट करा के मैं चाहता हूँ उसका ग्रुप करना, की का ग्रुप। तो एक ग्रुप के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कलेक्शन टाइप, क्योंकि कलेक्शन ही है जो ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकता है, हाँ? इंटीजर, स्ट्रिंग, सभी का ग्रुप। या फिर मैं सीधी बात में अगर मैं करूं तो मुझे अगर 20 फील्ड्स बनाने हैं तो 20 फील्ड्स के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, 20 टाइम्स एट द रेट वैल्यू एट द रेट वैल्यू एट द रेट वैल्यू, और 20 हमें क्या करने होंगे आपके लिए इसमें की एंड वैल्यूज बनाने पड़ेंगे, है ना? तो मैं चाहता हूं लिस्ट क्रिएट करना, किस टाइप का, लिस्ट या सेट। तो लिस्ट अगर बात करें, प्राइवेट लिस्ट, लिस्ट या फिर स्ट्रिंग ले लो, जो भी लेना। अभी मैं लिस्ट ले रहा हूँ। लिस्ट इंटीजर टाइप, इंटीजर लिस्ट और लिस्ट। इंटीजर लिस्ट। अब इस लिस्ट में मुझे की एंड वैल्यू मीन्स स्टोर करानी है, वैल्यू स्टोर करानी है। कैसे स्टोर कराएंगे, कैसे इंजेक्ट कराएंगे इसके अंदर? क्या मैं डायरेक्ट यहाँ लिस्ट ऐसा ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट और यूजर लिस्ट डॉट, या फिर ऐसा एरे सिंबल इक्वल टू 1001 और इसके अंदर इंडेक्स नंबर 0 और नेक्स्ट लिस्ट इंडेक्स ऑफ 1 इक्वल टू इंटीजर टाइप का ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2002 एंड लिस्ट दिस 2 इक्वल टू 3003। तो इस तरह से लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इस तरह से लिस्ट लिखा, सेव। और इसके लिए मुझे क्या करने होंगे, यहाँ पास एट द रेट वैल्यू, हाँ, एट द रेट वैल्यू कौन सा की बाइंड करूंगा, बोलो कौन सा की बाइंड करूंगा इसमें, हाँ बोलो। कुछ समझ में आया? हाँ, यहाँ देखो कौन सा की बाइंड करूंगा लिस्ट के केस में। क्या हमारे पास एक की है बाइंड करने के लिए, मल्टीपल की है, की 1, की 2, की 3। अरे तो इसमें बाइंड यूजर डॉट ये लिस्ट 1, ये वाला फर्स्ट वाला लिस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ यहाँ की में क्या बाइंड करेंगे, यहाँ इसके अंदर एक वैल्यू डॉलर सिंबल लिस्ट ऑफ 0, ये हम्म और लिस्ट प्रिंट कर दें यहाँ से। बोलो बोलो। और यहाँ से सर मुझे जीरो प्रिंट हटा करना है देंगे। लिस्ट, 0 हटा देंगे। तो ये तो 0 तो की है ना, यहाँ 0 कैसे हटा दोगे, तो की है। हम्म 0 हटा दोगे तो फिर की में लिखोगे क्या? अच्छा लिख लो माई डॉट लिस्ट, ऐसा कर दे। आप लोग को लगता होगा सर की नहीं लिखे। ठीक है, अब की हो गया।
माई डॉट लिस्ट इंडेक्स नंबर 1 और यहाँ पास की बाइंड कर दिए माई डॉट लिस्ट। कंट्रोल सेव लिस्ट को प्रिंट कर। क्या है लिस्ट? लिस्ट ये कैसे है, क्या है? माई डॉट लिस्ट और मैंने सॉरी स्ट्रिंग लिखा है लिस्ट प्लस लिस्ट वेरिएबल। ठीक, लिस्ट में क्या ऐड हुआ है, चलो देखें। डन। क्या 1001। ठीक है, बोलो। लिस्ट के अंदर एरे में एक सिंगल डेटा आया और दूसरा, अगर दूसरा वैल्यू हमें पास करना है तो क्या करना होगा? इंडेक्स बताना होगा। लेकिन इस तरह से हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे वैल्यू है। कितने हैं यहाँ से? अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पास 3 वैल्यूज है। तो आपने ये वन टाइम पे एक ही बाइंड की है, दूसरा कैसे बाइंड करोगे? या तो एक टाइम पे फिर इसको 1 करोगे तो ये 1 आएगा, या तो शायद सर यहाँ पे सर 2 प्रीफिक्स सर और सफिक्स देना पड़ेगा सर। क्या देना पड़ेगा सर? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। सर प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स सर मतलब सर की होती है सर उसको एक में बाइंड करने के लिए सर, बल्क डेटा लोडिंग के लिए सर। बल्क डेटा लोडिंग की, बल्क की ऐड करने के लिए है ना। बल्क में की हमारे पास है, एक से ज्यादा की है, तो उसको ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो यूज होता है वो डायरेक्ट, आप प्रीफिक्स यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में एक एनोटेशन अप्लाई करना होगा। उसका नेम क्या है? क्या नेम है बोलो, क्या नेम है? @configuration properties। हाँ, configuration properties। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। ठीक, @configuration प्रॉपर्टी को हमें पास करना होगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का क्या काम है कि जो भी आप इसमें प्रीफिक्स की बताएंगे उसके बाद ये इसको रिक्वायरमेंट है कि ये ऑटोमेटिक जितने भी इस क्लास के पास फील्ड्स होंगे उन सभी का वेरिएबल, जो वेरिएबल मीन्स वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम ऑटोमेटिक लोड कर देता है। कहाँ? आपके सिस्टम में, या इसकी बात करें आपके एप्लीकेशन कंटेनर में लोड कर देगा तो ऑटोमेटिक इसको मिल जाएगा। बट इसका एक कंडीशन है कि आपको इसमें ये जो @वैल्यू एनोटेशन आपने लगाया, यहाँ पास कमेंट कर दूं, मैं कमेंट कर दूं या फिर रिमूव कर दूं, बोलो। या एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं फर्स्ट और आपको Ctrl+C, इसके कोड को आपको इधर दे देते हैं। Ctrl+V, ये प्लेन, और मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सारे की को रिमूव कर दिया। सिंपल, हमारे पास डेटा @configuration प्रॉपर्टी और पास कर दिया इसके अंदर हम प्रीफिक्स। वेरिएबल इसका नाम क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स जो भी आप यूजर, जो भी आप की रखना चाहते हैं, की ये की है, जैसे कि माई लिस्ट ये फील्ड्स का नेम है, मीन्स वेरिएबल का नेम है लिस्ट, लेकिन ये प्रीफिक्स क्या है? माई। इसमें क्या है? यूजर फील्ड का नेम ये।
तो फील्ड का नेम मीन्स वेरिएबल नेम और ये लास्ट की का नेम दोनों मैच करना चाहिए। लेकिन ये तो खैर मैनुअली हमने बनाया था सिंगल वैल्यू के लिए। सिंगल वैल्यू के लिए आप कैसा भी आप बना लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात मीन्स बल्क में सभी के लिए बनाएंगे प्रीफिक्स, तो जो प्रीफिक्स आप यहाँ सेट करोगे वही प्रीफिक्स प्रॉपर्टी फाइल में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे माई यूजर, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। तो ये जो प्रीफिक्स अपना है, ये प्रीफिक्स सारे के सारे जितने भी है ये यहाँ मैच करने चाहिए। तो फिलहाल इसमें अभी मैं कमेंट कर दूं इसको, इन सभी को, इसको ये मैंने सभी को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रीफिक्स जो भी मैंने बनाया, माई डॉट यूजर, माई डॉट यूजर डॉट वेरिएबल नेम, क्या है वेरिएबल नेम, माई डॉट यूजर डॉट वेरिएबल नेम यूजर आईडी, तो डॉट यूजर आईडी इक्वल टू वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू जो भी पास करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ। तो ये हो गया आपका की, कौन सा की। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि जब भी आप इस तरह से यूज करेंगे तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों बताओ, कंट्रोल सेव रन और सारे वैल्यू नल नल नल। बताओ क्या नाम है, आकित, क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया, सारे वैल्यू नल क्यों है? सर मतलब पॉम डॉट एग्जीक्यूट में सर डिपेंडेंसी सर इसकी ऐड करनी पड़ेगी सर। एक डिपेंडेंसी किसके आती है ऐड? सर, उसको वो ऐड करना पड़ेगा सर। ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के लिए सर। हाँ डिपेंडेंसी, ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर है ना। यस सर। तो अगर ये ऐड नहीं करूंगा तो, अगर ये ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा हमारा डेटा, मीन्स लोड होगा, नल नहीं आएगा। हाँ क्या यूज है, आधा अधूरा पढ़ते हो तुम। कॉन्सेप्ट समझो यार, तो आधा ज्ञान लेते हो इधर उधर से, समझो। अरे इस की का मतलब ये है कि इसको इसके अंदर डेटा सेट करो, है ना, सेट करना है ना। क्योंकि हम क्या है फाइंड कर रहे हैं किसको, यूजर आईडी, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी को सेट करने के लिए क्या इसके पास सेटर मेथड है? नो सर। सेटर्स मेथड नहीं, तो क्या चाहिए, सेटर मेथड चाहिए ना सेट करने के लिए डेटा। इससे पहले तो हम एट द रेट वैल्यू एनोटेशन बना रहे थे, तो ये इसको प्रॉपर्टी इसको बता रहा था कि ये आपके पास क्या है, सेटर मेथड है। बट यहाँ एट द रेट वैल्यू एनोटेशन तो है नहीं, तो फिर कैसे सेट करेगा? अरे सेटर मेथड के थ्रू, सेटर्स मेथड होंगे तभी ये प्रॉपर्टी में सेट करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो दे दिया इसका सेटर मेथड क्रिएट कर लिया। अभी एक ही का क्रिएट करते हैं या फिर जो भी लेना है आप सबका ले लो। तो मैं एक सेटर मेथड क्रिएट कर दूं, कर दें, गेटर्स एंड सेटर्स। तो हमें सिर्फ जरूरत किसकी है, सेटर्स की। सेलेक्ट सेटर्स, जनरेट। तो सर एट द रेट वैल्यू में सर हमें सर सेट और मेथड से मतलब बनाने की जरूरत नहीं है सर, सेटर एंड गेटर सर, नहीं, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन में सर। अरे हम डायरेक्ट उसके ऊपर उसके टॉप पर ही इंजेक्ट कर रहे थे, तो उसको मालूम है उसके नीचे उसका कोड लिखा गया है कि वो उसके लिए ही वर्क करेगा, एक सिंगल प्रॉपर्टी, सेटर बैलेंस, सेटर यूजर नेम। चलो ठीक है, सभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रन, हाँ कौन सा वैल्यू आया,
हाँ नल आया है 101। बोलो यार। आया वैल्यू ना? कैसे? सेटर मेथड के थ्रू। तो जब भी आप बल्क की बात करेंगे, बल्क में की एंड वैल्यू इंजेक्ट कराने के लिए, तो उसके लिए आप यूज करेंगे कौन सा? सेटर्स एंड मेथड होना मैंडेटरी है इस केस में। तो सेटर्स एंड मेथड और गेटर मेथड या तो आप ऐसे बना लें या फिर लैम्बॉक एपीआई यूज कर सकते हैं। लैम्बॉक एपीआई बाय डिफॉल्ट सेटर्स एंड गेटर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम की बनाया, हमने की बनाया। अब यहाँ पास लिस्ट है, इस तरह से ये यूजर नेम और बैलेंस भी सेट कर लेना आप लोग, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है दोनों। अच्छा, एक चीज ये है, अब ये जिसकी बात कर रहे थे तुम, ये जो स्टार्टर है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, ये स्टार्टर ये क्या काम करता है? व्हेन यूजिंग @configuration property it is recommended to add spring boot configuration processor to your class path to generate configuration metadata। क्या काम करने के लिए? मेटा डेटा जनरेट करने के लिए। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। मीन्स डेटा, ये आपका डेटा है, इसकी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा है? हा? इसकी इंफॉर्मेशन ये आपका एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मेटा डेटा। तो मेटा डेटा जो लोड हुआ है, और मैं चाहता हूं कि हमारे पास डेटा क्या है, ये है, तो इनका मेटा डेटा प्रोवाइड करो। क्यों प्रोवाइड करो? हमारे पास 100 फील्ड्स हैं। अब 100 फील्ड सारे तो याद नहीं होंगे। अब मैं लिखने के टाइम पे मैं यहाँ पास एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में हूँ, और बार बार मैं स्विच करूंगा क्या इस पेज पे? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सजेस्ट करो। तो सजेशन के लिए वो सजेशन ऑन कर देगा। कैसे सजेशन ऑन होगा? कि जैसे ही आप इस स्टार्टर को ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिक इसके डेटा को मेटा डेटा में स्टोर कर देगा। जब मेटा डेटा में स्टोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप फेच करोगे, कॉल करोगे, वो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। ठीक है, तो इसको चलो ऐड करके देखते हैं। @configuration प्रोसेसर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद लोड करेगा आपके pom.xml फाइल में, और pom.xml फाइल में आप जाओगे, सर्च करोगे, तो यहाँ आपको एक स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर मिलेगा। दिख रहा? डिपेंडेंसी ऐड होगी स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, जो लोड कर दिया है जार आपके मैवन डिपेंडेंसी जार में। तो यहाँ आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं कहीं भी आपको होगा स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर। तो ये स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर है, ये कॉन्फ़िगर करता है पूरा। देखो मेटा INF, मेटा की जो भी इंफॉर्मेशन है सारी चीजें लोड करता है किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, ये तो मैनिफेस्ट वगैरह का क्या है आपको बताएंगे आगे चल के, अभी रहे तो जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए इतना समझ लो। मैवन, तो यहाँ क्या काम होने जा रहा है? अब देखो यहाँ पास जो वार्निंग आ रही थी, वार्निंग रिमूव हो गई। अब यहाँ पास जो वार्निंग आ रही है, ये क्या रिमूव हुआ? ये भी रिमूव हो जाएगा। तो माई एंड वेट कंप्यूटिंग, कंप्यूट कर रहा है माई डॉट यूजर डॉट 1 मिनट, फिर से कंट्रोल सेव एंड रिफ्रेश। माई डॉट यूजर नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग है। एक 1 मिनट अपडेट करना होगा आई थिंक मुझे। मैवन शायद प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। मैवन अपडेट कीजिए, मैवन प्रोजेक्ट अपडेट, फोर्स अपडेट। कभी कभी जार्स प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो आप इसको क्या करो, अपडेट कर दो। ठीक, अपडेट करने के बाद फिर चेक करो
मैं माई डॉट यूजर, यही है ना प्रीफिक्स यार, माई डॉट यूजर ना, हाँ माई डॉट यूजर डॉट ये आई थिंक डिपेंडेंसी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 1 मिनट। pom डॉट एक्सएमएल स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, एक बार एमवीएन प्रोजेक्ट पे चलते हैं। एमवीएन रेपोजिटरी और सर्च क्या है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर और कोई सा भी वर्जन 3.2 सेंट्रलाइज्ड और ऐड करते हैं इसको। डिपेंडेंसी इसको रिमूव, कभी कभी कोई इशू आ जाता है, ठीक है कोई इशू नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एफ एंड एस सेव। और वर्जन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली यहाँ नहीं है, तो वर्जन आप रिमूव कर दो। और रिफ्रेश प्रोजेक्ट अपडेट maven date and run। तो डेटा की इंफॉर्मेशन पर चेक करते हैं, यहाँ से क्या है, माई एम माई डॉट यूजर, अभी भी नहीं बता रहा इसका मतलब। माई डॉट यूजर, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, सब कुछ तो सही है, फिर क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। माई डॉट यूजर, एक्चुअली यहाँ पास तुरंत आ जाना चाहिए, सजेशन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूजर नेम ऐड करके चेक करते हैं। कंट्रोल वी इक्वल टू दिस और 1001 और इसको वार्निंग, और यहाँ पास एक सजेशन आएगा क्रिएट मेटा डेटा। प्रॉपर्टी फाइल एंड वार्निंग। मैन्युअली ऐसा क्यों कर रहा है। एडिशनली ऐड नहीं करना है हम लोगों को। ऑटो सजेशन नहीं आ रहा। माई डॉट यूजर आईडी अभी से दिखा रहा है इसमें, माई डॉट यूजर डॉट, लेकिन फिर भी सारे नहीं आ रहे हैं। यूजर नेम
ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऑटो सजेशन ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है, बट फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप लोग अपने उसमें चेक करना, ठीक है। तो यूजर नेम एंड यूजर नेम यहाँ पास लिख दिया स्मिथ। नेक्स्ट, my user name is unknown property. Did you mean in user ID this and create metadata manual? क्यों क्रिएट करने को बोल रहा है? ये आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहा, डिपेंडेंसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा इसका, तो इसको एक बार फिर से चेक करेंगे, देखेंगे बाद में, है ना। टाइम क्या है कि ज़्यादा टाइम हो गया, तो इस तरह से आप लोग क्या करना है, एक बार अपने में कोड में ऐड करके देखना, और नहीं चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो बताना, ठीक है। तो ये है, ये ऑटोमेटिक सजेशन क्या करता है, जैसे ही आप माई टाइप करोगे तो देखो यूजर नेम यूजर आईडी आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि आप मेटा डेटा में इसमें स्टोर्ड है। आई थिंक ये हो सकता है कि इसका वर्क स्पेस प्रॉपरली कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कुछ दिन से, इस वजह से ऑटोमेटिक लोड नहीं कर रहा। यहाँ आपको मेटा अलग से क्रिएट करने पड़ रहे हैं, यूजर नेम और यहाँ बैलेंस, बट ये ऑटोमेटिक सजेशन आपको देगा जब आप काम करेंगे। 230010 और इसको ऐड करना होगा आपको किसमें अंदर, माई डॉट यूजर यूजर डॉट लिस्ट ना, लिस्ट ऑफ इक्वल टू इंटीजर टाइप का है तो 100 और लिस्ट 0, इन सभी को अभी ऐड कर लो, क्रिएट मेटा डेटा, और इसको भी ऐड कर लेते हैं, क्रिएट मेटा डेटा, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 में चलते हैं, कंट्रोल सी, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2, यहाँ 100 200 300 इस तरह से आप लोग ऐड कर लो। कोई ज्वाइन हुआ है अभी? ठीक है, और यहाँ इसको ऐड करते हैं, क्रिएट मेटा स्पेस, और इसको भी कर लो, तो कंट्रोल सेव, और इसको मेटा डेटा ऐड, ये एक्सटर्नली ऐड करना पड़ रहा है, बट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इसका काम ही है, जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की है वो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ऐड करता है। ठीक है, यूजर रिफ्रेश एंड प्रोजेक्ट, ये देखो लिस्ट का डेटा आ गया सारा, यूजर आईडी, नेम, बैलेंस, लिस्ट। तो लिस्ट में आप जितने चाहे उतने की ऐड कर सकते हैं, या सिंगल लिस्ट है तो लिस्ट का इंडेक्स बेस पे हम सारे डेटा क्या कर रहे हैं, आपस ऐड कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 जितना चाहे उतना, 100 की बनाने हैं आप 100 आप कर लो, आप 100 लिस्ट क्रिएट करो, लिस्ट इंडेक्स पास करते जाओ, आपका ऐड होते जाएगा। तो क्या है, ये 100 टाइम की क्रिएट करने की जरूरत है या 1 टाइम? हाँ, 1 टाइम लिस्ट टाइप का की आपको ऐड करना है 100 टाइम्स, डुप्लीकेट हो चाहे यूनिक, किसी भी टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है। तो इसी तरह से आप इसको लिस्ट के लिए भी ऐड कर सकते हैं, और सेट और मैप का, तो सेट और मैप कल देखेंगे, यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।